सत्य के साथ। अगर उत्तराखंड का अगला दशक बनाना है तो कुछ बुराइयां हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। जैसे छुआछूत के लिए जब प्रधानमंत्री इतना ध्यान दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री इतना दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से दशक आगे उत्तराखंड का होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रखर प्रकाश मिश्रा और हमारे संग आज ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिसने अपने जिंदगी का सफर एक अध्यापक के रूप में शुरू किया। वो मुख्यमंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, गवर्नर भी रहे और भारत सरकार ने उनके इस सारे योगदान को देखते हुए पद्म भूषण से सम्मानित किया है। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के उस लाल की जिसको दुनिया भगत सिंह कोश्यारी के नाम से या भगत दा के नाम से जानती है। मेरे साथ मौजूद है भगत दा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और आपको बधाई कि आपको पद्म भूषण मिला। चलिए, आपने उस जमाने से लेके आज तक देखा है, यानी कि आपकी पैदाइश है आजादी से पहले की, आज आप 83 साल कंप्लीट करके 84 में चल रहे हैं। बदलते भारत को देखते हुए आज भारत कहाँ खड़ा है, उसमें ये अध्यापक क्या देखता है, क्योंकि अध्यापक देश को बनाता है। देखिए, आप पीछे मुड़ के देखोगे और वर्तमान में देखोगे तो पीछे मुड़ के देखोगे तो जब हम बहुत छोटे थे, गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तब वो बोलते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। देश आजाद हुआ तो पतित पावन सीताराम तो चला गया, धर्मनिरपेक्ष बन गया और इसके कारण से सारा सोच ही बदल गया। ठीक हुआ, विकास के काम बहुत किए, पंडित जी ने भी किए, नेहरू जी ने भी, औरों ने भी किए, सबने अपने ढंग से किए, लेकिन जो देश, जो राष्ट्र चलता है वो न केवल विकास से चलता, न केवल विरासत से चलता है। देश के लिए ये रेल की दो पहिए, दो है, पटरी है, एक है विकास, दूसरा है विरासत। तो आज ये सौभाग्य है कि जब से राम जन्मभूमि का आंदोलन चला तो देश में लोगों को अंदर एक बार फिर से ये सोचने को मजबूर होना पड़ा, भाई आखिर हम हैं कौन? हम हमेशा गुलाम तो थे नहीं, और हम दुनिया की इकोनॉमी हम लीड करते थे, दुनिया की सांस्कृतिक और शैक्षिक हम लीड करते थे। ये कोई इतिहास सिद्ध करता है इसको। तो आज सौभाग्य से पिछले 11-12 सालों में देश में पहली बार हमारी जो विरासत है उसको मौका मिला है, उसको सुरक्षित करने का, संरक्षित करने का, और उसके साथ साथ जिस विकास की बात पहले की जाती थी उस विकास को भी अब तिगुनी चौगुनी रास्ते से मात्रा में आगे बढ़ाया जा रहा है। तो और एक सुंदर भविष्य देश का अब दिखाई देता है। खास तौर पे जो आपसे कम से कम 40 साल छोटे हैं उम्र में, ऐसे नेता अब आ रहे हैं। आपका नेतृत्व भी ऐसे ही एक सिन्हा को दिया गया जो कि नितिन नवीन हैं, तो उनको देखते हुए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? धामी जी को विरासत की आपने बात कही, लेकिन 25 साल के उत्तराखंड के पास आज भी अपना संग्रहालय नहीं। चलिए, आज भी उत्तराखंड में संग्रहालय है, लेकिन एक सेकेंड, हर जगह संग्रहालय, मोड़े में आप देखेंगे तो संग्रहालय, यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी कहीं होगा नहीं, है ना? आपका राज्य का सरकार की तरफ से कोई संग्रहालय नहीं है। अच्छी बात है, आप अगर राज्य का एक बहुत अच्छा संग्रहालय बनाए, अगर उसमें कहीं अभी तक कमी दिखाई दे रही होगी तो आपने पहल कर दी है, तो मैं तो इसका बड़ा पक्षपाती हूँ। अल्मोड़ी में तो हमेशा संग्रहालय में जाता रहता हूँ, वहाँ से देखता भी हूँ, है ना? तो ये अच्छी बात है। इसको ऐसा कि हम ओवरनाइट सब चीजें करेंगे ऐसा तो है नहीं, हमने आप 4 धाम इतना सुंदर कर दिया है। आदि कैलाश लोग जानते भी नहीं थे, तो आदि कैलाश आज हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं। हमारे नील कौरल्य बाबा का तो लाखों की संख्या में जाने लग गए। तो एक वातावरण नया बन गया है, तो उस नए वातावरण में शिक्षा, संस्कार और हमारी जो पुरानी संस्कृति ये सब आएगी, और उसके साथ फटाफट आपकी गाड़ी जा सके, कहीं रुके नहीं, ऐसी सड़कें बन रही हैं। और आप जो है हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर में बैठो, हल्द्वानी से 20 मिनट में मुंशियारी पहुंच जाओगे, जहाँ पहुंचते हुए 10-12 घंटे लगते हैं। तो एक प्रकार से हमारा सांस्कृतिक विरासत का काम भी चल रहा है और विकास भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो एक शुभ लक्षण है। मुझे लगता है कि आगामी भविष्य हमारा बहुत सुनहरा है।
आपने कहा आगामी भविष्य बहुत खूबसूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकसित भारत बनाना है, साथ में ये दशक कहा जा रहा है उत्तराखंड का है। इसलिए मैंने कहा क्योंकि आपका तजुर्बा बहुत बड़ा है, आपने वो भी टाइम देखा जब मिट्टी के तेल में पढ़ना पड़ता था, और आज आप ऐसा टाइम देख रहे हैं जब डिजिटल इंडिया है। तो इसके लिए आप क्या क्या और अपने तजुर्बे से बताना चाहते हैं हम लोगों को, देश को, सरकारों को और राजनेताओं को? देखिए, क्योंकि अगला दशक की आपने बात की और उत्तराखंड की बात की, तो स्वाभाविक रूप से मैं इसी बात पर आजकल कहता हूँ कि यार उत्तराखंड का अगला दशक बनाना है तो कुछ बुराइयां हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, जैसे छुआछूत। इसलिए मैंने समरसता सहबोज के बहुत से कार्यक्रम के, और धीरे धीरे लोगों का मानस बन गया है कि हमें ये जो आपस में भेदभाव अस्पृश्यता ये बिल्कुल खत्म करनी चाहिए। तो एक इससे अगर उत्तराखंड से ये शुरुआत हो गई, शहर में कुछ नहीं है लेकिन गांव में भेदभाव होता है, ये खत्म हो जाएगा अगले 2-3 साल वर्षों में। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे विकास के लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा। और जहाँ तक काम का सवाल है, मैंने सरकार ने केंद्र से भी प्रदेश से भी, चाहे मोदी जी हो चाहे धामी जी हो, इतने प्रोग्राम है, इतना सब्सिडी आपको 80% उसमें हॉर्टिकल्चर में, आपको फिशरीज में इतना कुछ सब्सिडी मिल रही है। और आपको खुशी होगी कि जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने इसी पर ध्यान दिया, और अब बड़ी संख्या में लोग सेब लगा रहे हैं, बहुत से लोग कीवी लगा रहे हैं और नई नई चीज़ें लगा रहे हैं। और तो इसलिए इस दिशा में होम स्टे बहुत से लोग बना रहे हैं। तो ये जो काम है ये जितनी द्रुत गति से बढ़ेगा उतनी द्रुत गति से जो है अपना विकास अच्छा होगा। और उस दिशा में ऑलरेडी मुख्यमंत्री लगे हैं, सरकार लगी है, केंद्र भी सहयोग कर रहा है। लोग आपसे ये भी उम्मीद करते हैं, लंबा समय आपका गुजरा, आप चीफ मिनिस्टर भी रहे, हर सरकार से ये उम्मीद करी कि एक परमानेंट राजधानी मिल जाए इस उत्तराखंड को। इस परमानेंट राजधानी को लेकर आपका विचार क्या है? देखिए, परमानेंट राजधानी, फिर लोग कहेंगे एक परमानेंट सरकार होनी चाहिए, फिर लोग कहेंगे एक परमानेंट पत्रकार होना चाहिए। अब इस परमानेंट का कोई एकदम कोई इस परमानेंट का जो है कोई ऐसा मापदंड नहीं है कि जिसको आप कहें कि हाँ दिस मीन्स ये परमानेंट है। तो इसलिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपके अंदर एक पत्रकार भी बसता है, आप अखबार भी चलाते थे। मैंने इसीलिए आपसे कहा ना कि जो परमानेंट जो है तो उसकी परिभाषा लोग अपने हिसाब से लेते हैं। और क्योंकि तात्कालिक दृष्टि से मैं उस वक्त बीजेपी का अध्यक्ष था प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के समय भी, तो तात्कालिक रूप से हमारे लिए जो सुविधा देहरादून में हो सकती थी वो कहीं थी ही नहीं। स्वाभाविक है कि हमने यहाँ राजधानी बनाई और हमने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण होगी। और अब धीरे धीरे वहाँ हमारा विधानसभा बन गई है और लोगों के रहने के भवन बन रहे हैं। तो ये काम जब धीरे धीरे हो रहे हैं तो नेचुरली जो जिसको आपने कहा कि आपके बाद के 40 साल के, तो वो मुझसे तो ज्यादा बुद्धिमान होंगे ना। और आपने तो हर चीज देखी है। आप कहा ना, जो नई पीढ़ी में आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लिया, सब लिया, तो जब नवीन पीढ़ी है तो जो हमने एक नींव डाली है और उसको अपने बुद्धि लगा करके और अच्छा उपाय ढूंढेंगे और निश्चित रूप से प्रदेश का भला होगा। आज पता नहीं दिल कर रहा है कि आपसे अटल जी की बात करूं, आपके संस्मरण है और ये उत्तराखंड अटल जी ने ही दिया था। तो उनको याद करके जो ये मजबूत भारत है, और खास तौर पर पहला परमाणु विस्फोट उनको इसलिए माना जाता है कि हम पे सैंक्शन लगी, हमने हथियारों के लिए इस्तेमाल की बात की थी, हमने कहा था हम पहला अटैक नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी के ज़माने में ये बात ही नहीं हुई थी, उन्होंने किया था पहला परमाणु विस्फोट, लेकिन वो सिर्फ इसलिए था कि एनर्जी डेवलप करेंगे। तो इस मजबूत भारत को नरेंद्र मोदी के हिसाब से आप कहाँ देखते हैं? और ख़ास तौर पर यहाँ जो हमारा बलिदान है, चाहे वो कुमाऊं रेजिमेंट हो या गढ़वाल रेजिमेंट हो, हम कहाँ पे खड़े होंगे? और जब हम देश का 100 साल पूरे कर रहे होंगे, जो बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं आज़ादी के, तो उत्तराखंड और हमारी पीढ़ी को आप कहाँ पे देखेंगे, जो आने वाली आगामी पीढ़ी है और खासकर हमारी आधी आबादी, जिसके लिए बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं? देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड का प्रश्न है, आज देश के टॉप पर CDS हो, NSA हो, बहुत से राज्यपाल, उपराज्यपाल, अनेक स्थानों पर, साइंस के बहुत से जगहों, फिल्म बोर्ड है, आपको दिखेगा कि जो उत्तराखंड की प्रतिभा है वो बहुत जगह इस समय छाई हुई है। उसका प्रधानमंत्री का विश्वास है।
और वैसे पूरे देश का विश्वास है, पूरे देश में अच्छे लोग हैं, पर उन्होंने एक विशेष उत्तराखंड को, जैसे अटल जी का आपने नाम लिया ना, जैसे उनका विशेष प्रेम था, वो विशेष ढंग से समझते थे। मोदी जी तो पैदल घूमे हैं यहाँ से लेकर के केदारनाथ तक, वो तो पैदल घूमे हैं आपके मानसरोवर तक, तो इसलिए उनको पूरा इसका आइडिया है, और इसलिए वो बड़े जोर से कहते हैं। ये नहीं कहा कि अगला दशक गुजरात का होगा, उन्होंने कहा अगला दशक उत्तराखंड का होगा। तो इसलिए उत्तराखंड के लिए जब प्रधानमंत्री इतना ध्यान दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री इतना दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से दशक आगे उत्तराखंड का होगा। मैं बस चलते चलते जानना चाहता हूँ, वो कौन सी ऐसी लाइनें हैं जिसने आपको थकने नहीं दिया, जिसने आपको हमेशा कहा कि कर्तव्य पथ पर चलते जाना है, वो हमारे दर्शकों के लिए आप सुनाएं, जो हमारे लिए भी एक इंस्पिरेशन है। देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात, ये सारी दुनिया के लिए जो एक बहुत बढ़िया संदेश गीता ने दिया है, भगवत गीता ने इसलिए दुनिया में बहुत अधिक पढ़ी जाते हैं, शायद बाइबल से भी ज्यादा। तो उसका क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका काम करते रहना है। और फिर उपनिषद में कहा है चरैवेति चरैवेति, पूरा बड़ा मंत्र है, वो नहीं बोलूंगा आपके सामने, मुझे याद है, परंतु चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो। अर्थात हम लोग सक्रिय रहे, काम करते रहेंगे, कहीं पर सफलता मिलेगी, कहीं असफलता भी मिल सकती है, कहीं प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है, कहीं विदेश से भी आक्रमण हो सकता है। इन सब के बावजूद हम सब जैसे सब चीजों के लिए तैयारी करके और इन विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ते रहेंगे, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आएंगे जो आप चाह रहे हैं। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर। विशेष तौर पर टीवी न्यूज वायरस के लिए मैं प्रखर प्रकाश मिश्रा, देहरादून से। सत्य के साथ